हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज हम टॉपिक करेंगे रोटेशनल एंगल। इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। रोटेशनल एक्सिस इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलैरिटी, ट्रांसफॉर्मेशंस ये इंपॉर्टेंट है। डायगोनलाइजेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स ये दोनों सेम ही होते हैं, बस इसमें हम डायगोनलाइज कर देते हैं। प्रॉपर्टीज़ करेंगे इन दोनों की, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टीज़, और इन सब पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमें प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं रोटेशनल एंगल। रोटेशनल एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रोटेशनल एंगल कब आएगा? जब हमारी रोटेशनल एक्सिस होगी। सो दैट पहले हम एक्सिस लिख लेते हैं। एक्सिस क्या होती है रोटेशनल में हमारी? यहाँ पर 1 होता है ऊपर, यहाँ 0 0 0, यहाँ कोस थीटा, यहाँ माइनस साइन थीटा। एंटी क्लॉकवाइज होती है साइन थीटा कोस थीटा। ये हमारी रोटेशनल एक्सिस अबाउट एक्स एक्सिस है। इसी टाइप से रोटेशनल एक्सिस अबाउट वाई एक्सिस लिख लेंगे। वाई एक्सिस में 1 बीच में होता है, तो इसके चारों साइड 0, यहाँ पर कोस थीटा, यहाँ साइन थीटा, यहाँ माइनस साइन थीटा और यहाँ कोस थीटा होता है। ये रोटेशनल एक्सिस अबाउट वाई एक्सिस है। फिर हम जेड एक्सिस की भी लिख लेंगे। रोटेशनल अबाउट जेड एक्सिस, यहाँ पर 0, यहाँ ये इसको याद रखने का बस फॉर्मूला है कि सबसे पहले एक्स आया तो 1 ऊपर गया, वाई बीच में आता तो 1 बीच में गया, जेड सबसे लास्ट में आता है तो 1 हमारा लास्ट में गया। साइन थीटा कोस थीटा, ये हमारी तीनों रोटेशनल एक्सिस हो गई अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब हमें इसका निकालना है एंगल। एंगल निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे ट्रेस ऑफ ए मान लेते हैं सारी मैट्रिक्स को। ट्रेस ऑफ ए किसके इक्वल होगा? अब यहाँ से सब मैट्रिक्स का ट्रेस देखो, 1 प्लस ये 2 बार हो जाएगा कोस थीटा तो 2 कोस थीटा। इसमें भी 1 प्लस 2 कोस थीटा, इसमें भी 1 प्लस 2 कोस थीटा। तो रोटेशनल एक्सिस कोई सी भी हो उसमें हमें ट्रेस जो है 1 प्लस 2 कोस थीटा मिलता है। अब हम इसका निकालेंगे रोटेशनल एंगल। तो ट्रेस ए माइनस 1 इक्वल टू 2 कोस थीटा। तो ट्रेस ए माइनस वन अपॉन 2 इक्वल टू कोस थीटा, यही हमारा है रोटेशनल एंगल। जब हम किसी मैट्रिक्स का रोटेशनल एंगल निकालेंगे तो हम फॉर्मूला रखेंगे कोस थीटा इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स माइनस 1 अपॉन 2। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। अब हम देखते हैं रोटेशनल एक्सिस। रोटेशनल एक्सिस क्या दिखाता है कि कौन सी एक्सिस पर है, कौन से वेक्टर्स पे है। तो रोटेशनल एक्सिस में हमें क्या निकालना होगा? वेक्टर्स निकालना होगा। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई वेक्टर से करते हैं तो वही वेक्टर आता है, वही हमारी रोटेशनल एक्सिस होती है। सो दैट रोटेशनल एक्सिस का फॉर्मूला है मैट्रिक्स, और हमारी रोटेशनल मैट्रिक्स हो गई और ये हमारा कोई वेक्टर हो गया। तो रोटेशनल मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी वेक्टर से करने पर वही वेक्टर हमें वापस मिल जाता है। यही हमारा रोटेशनल एक्सिस का फॉर्मूला है। अब हमें एक मैट्रिक्स गिवन होगी इस टाइप से, और अगर हम यहाँ पर एक्स वाई जेड अगर 3 वेरिएबल की है तो यहीं पर हमारे वापस से एक्स वाई जेड वापस आ जाते हैं, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू होती है। जब हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई एक्स वाई जेड से करेंगे तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और यहाँ पर हमारे जो है रोटेशन एक्सिस मिल जाएगी। लेकिन हम क्वेश्चंस को जब आता है तो इस तरीके से सॉल्व नहीं करते हैं, इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पहले इस पर एक क्वेश्चंस देखते हैं जो कि हमारा आया हुआ है जून 2023 में। सो दैट ये हमारा क्वेश्चन है जून का 2023 का नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। द मैट्रिक्स आर एन थीटा, यानी कि रोटेशन मैट्रिक्स है, रिप्रेजेंट रोटेशन बाय एन एंगल थीटा अबाउट एक्सिस एन, यानी कि एक्सिस भी बता दिया एन। द वैल्यू ऑफ थीटा एंड एक्सिस, थीटा और एक्सिस की वैल्यू निकाली है। अब देखते हैं हमें मैट्रिक्स क्या गिवन है। मैट्रिक्स हमें आर एन थीटा इक्वल टू दे दी यहाँ पर -1 0 0 0 0
और यहाँ पर माइनस के 1/√1/3, यहाँ पर 2√2/3, यहाँ पर 2√2/3 और यहाँ पर 1/3। ये हमें मैट्रिक्स गिवन है। सो दैट अब हम इसमें क्या करना है, ऑप्शन से देखते हैं। पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। एंगल जो है वो हमारा π/2 का, π/2, पाई एंड पाई, ये हमें एंगल दिए हुए हैं। अब देखते हैं इसके वेक्टर्स हमें क्या गिवन है। 0√2/3, 1/√3, ये हमारे फर्स्ट के गिवन है। सेकंड के हमारे गिवन है 0, 1/√3, √2/3। थर्ड के हमारे गिवन है 0 - √2/3, 1/√3। फोर्थ के हमारे गिवन है 0, 1/3 और यहाँ पर √2/3। ये हमें ऑप्शंस गिवन है। सबसे पहले हम निकालते हैं एंगल। एंगल का फॉर्मूला था cos थीटा इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स -1/2। ये हमारा एंगल का फॉर्मूला था। तो cos थीटा इक्वल टू, यहाँ पर ट्रेस कितना आएगा मैट्रिक्स का, ये दोनों माइनस ये प्लस का, ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ से -1 और यहाँ से -1 2। तो cos थीटा इक्वल टू माइनस के 2 और 2 यानी कि -1, और cos थीटा की माइनस के 1 की वैल्यू कब आती है, cos 180 की। तो थीटा इक्वल टू 180 और इसे हम क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। यानी कि हमारे फर्स्ट 2 सॉल्यूशन में से, ऑप्शंस में से एक भी करेक्ट नहीं है, या तो हमारा थर्ड होगा या फोर्थ होगा। अब हम देखते हैं इसके वेक्टर्स को या तो आप इस रोटेशन ट्रिक्स की XYZ से मल्टीप्लाई करके XYZ की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर इजी तरीका क्या है, इस मैट्रिक्स की ये 2 ऑप्शंस है, पहले इससे मल्टीप्लाई करो। अगर यही सॉल्यूशन आ जाता है, यानी कि वेक्टर्स हमारा वापस आ जाता है, तो यही हमारा वेक्टर होगा, और ये इससे मल्टीप्लाई करने पर यही वेक्टर वापस आ जाता है, तो यही हमारा सॉल्यूशन होगा। सो दैट पहले हम करते हैं थर्ड ऑप्शन को चेक थर्ड। जब हम थर्ड को चेक करेंगे तो हमारी मैट्रिक्स Rn इक्वल टू n होनी चाहिए। तो R की वैल्यू रख दी -1 0 0 -1/3 2√2/3 और यहाँ से 0 2√2/2 और यहाँ से 1/3। यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ 2 है। अब यहाँ से ये और यहाँ से हमारी जो मैट्रिक्स के थर्ड ऑप्शंस हैं, वेक्टर 0 -√2/3 और यहाँ से 1/√3 ये है। अब हम देखेंगे इसकी मल्टीप्लाई करके। माइनस की 1 में 0 की करी तो 0, 0 की इसमें करी 0, इसकी 0, यानी कि फर्स्ट हमारा 0 आ रहा है, तो 0 तो सही बैठ रहा। अब सेकंड देखते हैं, 0 की 0 में करेंगे, इसकी इसमें करेंगे और इसकी इसमें करेंगे, तो आप करके देख लेना 2/3 आएगा। फिर 0 की 0 में करेंगे, इसकी इसमें करेंगे और इसकी इसमें करेंगे, तो माइनस के 1/√3 आएगा। यहाँ पर माइनस प्लस की मिस्टेक हो रही है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। सो दैट ऑप्शन थर्ड हमारा नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं कि ऑप्शन फोर्थ होगा। ऑप्शन फोर्थ को देखते हैं। फिर से रोटेशन मैट्रिक्स वही रखिए, 0 0 0 -1/3 2√2/3 2√2/2 और 1/3 ये है। अब हमारा थर्ड ऑप्शंस के वेक्टर्स क्या दिए हुए हैं, फोर्थ के ये दिए हुए हैं। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ऊपर तो 0 ही आएगा, सेकंड में मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा 1/3। यहाँ पर रूट है तो 1/√3 आएगा यहाँ पर, और इसकी इसमें करने पर, इसकी इसमें और इसकी इसमें करने पर √2/3 आएगा। सो दैट हमारा किसी भी रोटेशन मैट्रिक्स की वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर वही वेक्टर आ रहा है, तो यही हमारा क्या है, रोटेशनल एक्सिस कहलाती है। सो दैट ये इजीली हमने ऑप्शन से ही चेकआउट कर ली है। अब हम देखते हैं, दोनों चीज़ निकल गई है, हमारा एंगल्स भी और वेक्टर्स भी, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। रोटेशनल एक्सिस और रोटेशनल एंगल निकालना बहुत इजी है। पहले आप एंगल फाइंड आउट करो, ऑप्शंस में से आपके 2 ऑप्शंस गलत हो गए, यानी कि ये दोनों हमारे एलिमिनेट हो गए। अब हमें बस 2 में ही चेक करना है, तो इनके वेक्टर्स में रोटेशन मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करो, और अगर मल्टीप्लाई करने पर वही वेक्टर हमारा वापस आ जाए तो वही हमारी रोटेशनल एक्सिस होती है। सो दैट हमारा फर्स्ट टॉपिक कवर हो गया, रोटेशनल एक्सिस
एंड रोटेशनल एंगल। अब हम करते हैं सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस। इससे रिलेटिव एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है। सो दैट हमारी सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस होता क्या है? सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मर या सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस। अब हमारी कोई मैट्रिक्स ए है, ए हमारी मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स की एक्सिस कैसी है? ए एक्स वाई जेड, ये हमारी मैट्रिक्स की एक्सिस है। अब हम यहाँ खड़े हैं, हमें ये ऐसी दिखाई दे रही है। कोई और इस टाइप से खड़ा हो तो इसके मैट्रिक्स की एक्सिस क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। यानी कि आप ये सोचो, एक कार है, हम यहाँ खड़े हैं और दूसरा हमारा कोई फ्रेंड है वो यहाँ खड़ा है। अब ये कार हमारे से दूर जा रही है, पर इसको कैसे लगेगी? पास आती हुई। यानी कि हमारे से तो दूर जा रही है और इसी के पास आ रही है। तो ये दो टाइप्स के एक्सिस बन गए। यानी कि हमें लग रहा है दूर जा रही है और इसको लग रहा है पास आ रही है। सो दैट हम इन एक्सिस को ऐसे देखते हैं, एक्स वाई जेड के टाइप में। और जो दूसरा इंसान है वो इसको ऐसे देखता है एच के एल में, यानी कि उसको रोटेट कर दिया। इसी को हम सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। यानी कि उसने उसका ट्रांसफॉर्मेशंस कर दिया, जो हमारी एक्सिस थी उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया एच के एल में। यानी कि वो अलग एंगल से खड़ा है और हम अलग एंगल से खड़े हैं। सो दैट इसमें क्या करते हैं, हमारी पी मैट्रिक्स मिलेगी। लेकिन कब मिलेगी? जब हम इसमें पी इनवर्स पी की मल्टीप्लाई करेंगे। पी इनवर्स ए पी इक्वल टू बी, यही हमारा स्टेटमेंट जो है वो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस को शो करता है। अब ए तो हमें पता चल गया गिवन मैट्रिक्स थी, बी ये है जो बनकर आई होगी। यानी कि ए के 3 एक्सिस होंगे, एक्स वाई जेड, ये के हो गए। और जो दूसरे इंसान को दिख रहे हैं ट्रांसफॉर्म होकर, वो पी के एंगल है, एक्सिस है एच के एल। यानी कि 2 एक्सिस हो गए, ए के अलग हो गए, पी के अलग हो गए। लेकिन क्या है, सिमिलैरिटी शो करेंगे। और ये पी इनवर्स क्या है? पी इनवर्स हमारे वेक्टर्स होते हैं एच के एल के। यानी कि जो हमारी न्यू मैट्रिक्स है, ये पी हमारी न्यू मैट्रिक्स है। अब ये क्या है? एच के वेक्टर होंगे आइगन वेक्टर, के आइगन वेक्टर होंगे और एल के आइगन वेक्टर्स होंगे इसके अंदर। इस पर बेस्ड जब क्वेश्चंस करेंगे बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। यानी कि हमारी कोई मैट्रिक्स है। अब अगर हमें मैट्रिक्स गिवन होती है, हम उसके आइगन वेक्टर इजीली निकाल लेते हैं। जैसे कि हमारी कोई भी मैट्रिक्स है 1 4 3 2 4 5 8 6 5। अब यहाँ पर हमें इसके वेक्टर्स निकालने एक्स वाई जेड, तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं ए माइनस लैम्डा आई से पहले आइगन वेक्टर निकालेंगे, फिर लैम्डा बराबर 3 के लिए रखेंगे और हमारे आइगन वेक्टर फाइंड आउट हो जाते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर्स में किया है कि आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो दैट यहाँ पी में हम आइगन वेक्टर निकालेंगे जो कि ए मैट्रिक्स की हेल्प से निकलेंगे विद द आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज हमारी अगर 3 की मैट्रिक्स है तो 3 निकलेंगे, उसी से हमारे 3 आइगन वेक्टर्स निकलेंगे। अगर 2 की मैट्रिक्स होगी, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी तो 2 आइगन वेक्टर्स निकलेंगे। अब पी मस्ट बी, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पी मस्ट बी एन इनवर्टिएबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिएबल मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। हमने एक पी मैट्रिक्स बनाएंगे आइगन वेक्टर की हेल्प से, अब उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। यानी कि उसकी रैंक जितने ऑर्डर की वो होगी उतनी ही उसकी रैंक होगी। अब पहले हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़। या पहले प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं जो कि गेट में क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस की प्रॉपर्टीज़। एक क्वेश्चन है जो गेट में आया था, उसमें प्रॉपर्टीज सारी आ जाती हैं सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस की। क्वेश्चन क्या है? पी इनवर्स ए बी ए पी इक्वल टू बी वेयर ए एंड बी आर सिमिलैरिटी मैट्रिक्स, ए एंड बी आर सिमिलर मैट्रिक्स and P is an arbitrary inverse matrix then when which statement
इज नॉट ट्रू। अब यहीं पर हमारी इसकी सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट। ये हमारे स्टेटमेंट थे। ट्रेस ए इक्वल टू ट्रेस बी। अब देखो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से यानी कि दोनों मैट्रिक्स सिमिलैरिटी को शो करेंगी। तो ट्रेस डायगोनल एलिमेंट होते हैं, तो हमारा डायगोनल एलिमेंट नो चेंज रहता है, तो ट्रेस क्या आएंगे, दोनों के इक्वल आएंगे। और डिटर्मिनेंट भी दोनों के इक्वल आएंगे। डिटर्मिनेंट भी हमारा डायगोनल एलिमेंट की वजह से ही निकलता है। सो दैट डायगोनल एलिमेंट नो चेंज है, तो ट्रेस भी इक्वल रहेगा, डिटर्मिनेंट भी इक्वल रहेगा। थर्ड है हमारा आइगन वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू आइगन वैल्यू ऑफ बी। अब हमारी आइगन वैल्यू भी सिमिलर रहेगी। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं, बस तीन ही प्रॉपर्टी है सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशंस की, अदरवाइज और कोई सिमिलरिटी शो नहीं करता है। ये फोर्थ हमें गिवन है आइगन वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू आइगन वेक्टर ऑफ बी। आइगन वेक्टर क्यों इक्वल नहीं होगा, क्योंकि आइगन वेक्टर्स हमने जब पिछले लेक्चर्स में किया था तो देखा था कि ये हमारी एक कोई वेक्टर्स है, तो इस पे एक ही आइगन वेक्टर नहीं है, बहुत सारे आइगन वेक्टर शो करता है। तो आइगन वेक्टर इक्वल नहीं होते हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं। ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनमें से हमारी तीन ट्रू है, तो फोर्थ हमारी नॉट ट्रू है, तो इस पे राइट लगाना है। ये गेट का क्वेश्चन है। अब हम करते हैं इस फॉर्मूले पर बेस्ड आया हुआ नेट में क्वेश्चन। सो दैट ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। ऑपरेटर ए हैज़ अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस टू 1 1 2। ये हमारी ए मैट्रिक्स है इन द बेसिस स्पैन बाय 1 0 0 1, यानी कि ये इसके वेक्टर्स हैं। इन अदर बेसिस स्पैन, किसी भी मैट्रिक्स के एक वेक्टर्स नहीं होता, यूनिक वेक्टर्स नहीं होता, इनफाइनाइट वेक्टर्स होते हैं। बाय 1/√2 1 1 एंड 1/√2 1 -1 द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इज, यानी कि ए मैट्रिक्स है जिसके वेक्टर्स ये हैं। ए से ही हमने न्यू वेक्टर बनाए हैं, तो उस मैट्रिक्स को बताओ। तो ये किससे होगा, सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस से होगा। जब एक मैट्रिक्स दे और दूसरी मैट्रिक्स पूछे तो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज़ करना है। ये इसके 4 ऑप्शंस हैं। सो दैट इसको करने के लिए आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर ऑप्शंस का यूज़ करेंगे। सो दैट हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए इक्वल टू 2 1 1 2। यहाँ पर ये नहीं आएगी, आगे के पेज पर करेंगे। मैट्रिक्स हमें गिवन है ए इक्वल टू 2 1 1 2। सबसे पहले हमें पी मैट्रिक्स बनानी होगी। पी मैट्रिक्स के हमें वेक्टर क्वेश्चंस में गिवन है। न्यू वेक्टर जो है वो पी मैट्रिक्स के हैं, वो गिवन है, लेकिन आप चाहे तो खुद भी बना सकते हो। कैसे निकालते हैं वो आगे बताएंगे। पहले हमें जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है उसको देखते हैं। पी में हमें 2 वेक्टर्स दिए हैं। वेक्टर v1 मान लेते हैं 1/√2 1 1। ये हमारा पीछे क्वेश्चंस में दिया था। वेक्टर सेकेंड आइगन वेक्टर 1/√2 1 -1, ये हमें दिए हैं। और पी वेक्टर्स क्या शो करता है कि 1/√2, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/√2, यानी कि पहला आइगन वेक्टर और दूसरा आइगन वेक्टर, तो 1/√2 माइनस 1/√2। 1/√2 को अंदर लेंगे। ये √2 क्यों आया, अगर आप इसको ना भी रखना चाहो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन आपका सेम ही आएगा, क्योंकि 1 + 1 इसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो √2 आएगा। लेकिन क्योंकि हमारे वेक्टर यूनिक नहीं होते, इनफाइनाइट होते हैं, तो 1/√2 आप चाहे तो रख सकते हो, और कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो तो ना भी रखो, सॉल्यूशन सेम ही आएगा। अब हमें पी मिल गया। फॉर्मूला हमारा क्या है, P इनवर्स ए पी, और हमें न्यू मैट्रिक्स मिल जाती है, तो P इनवर्स निकालना पड़ेगा। P इनवर्स क्या होता है, 1/, क्योंकि हमारी मैट्रिक्स P है तो P ही रख दी, और यहाँ पर हमारा एडजॉइंट ए। सो दैट एडजॉइंट ए 2 क्रॉस 2 को बहुत इजीली निकल जाता है। पहले हम निकालते हैं 1/P का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमारा कितना आएगा, 1 आएगा, वो भी माइनस का। इसकी इसमें करेंगे 1, इसकी इसमें करेंगे 1/2 माइनस 1/2। इसका ऐसे करेंगे तो माइनस के 1/2, और यहाँ से -1/2, दोनों माइनस के तो -1 बचेगा। ये हमारा यहाँ से डिटर्मिनेंट निकल गया। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट में क्या कहते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं, माइनस के 1/√2 और 1/√2
√2 और यहाँ दोनों में माइनस लगा देते हैं, लेकिन हमारे जो एलिमेंट है वो यहीं बैठे रहते हैं। सो दैट ये हमने पी इनवर्स निकाल दिया। पी इनवर्स में हम क्या करेंगे, √2 कॉमन ले लेंगे और माइनस को अंदर ले जाएंगे। यहाँ पे माइनस लगेगा, दोनों में माइनस लग जाता है। माइनस को अंदर ले गए तो ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया और यहाँ पर माइनस का आ गया। सो दैट ये हमारा पी इनवर्स है। अब हमें न्यू मैट्रिक्स बनानी है तो सिंपली पी इनवर्स ए पी इक्वल टू बी। तो पी इनवर्स की वैल्यू पुट करो 1/√2 और यहाँ से √2 कॉमन चला गया बाहर, तो यहाँ 1 1 1 -1 और ए की जो हमें गिवन थी 2 1 1 2 ये गिवन है। अब पी जो हमारा है वो हमारी वैल्यू है पी की 1/√2 1/√2 1/√2 और माइनस के 1/√2 इक्वल टू बी मैट्रिक्स बन जाएगी। ये हमारा स्टेटमेंट है 1/√2। ये हमने पी को 1/√2 कॉमन लेके ये कर लिया। ये हमारी ए मैट्रिक्स है और ये हमारी पी मैट्रिक्स है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले में से भी 1/√2 कॉमन ले लेंगे तो 2 बार हो जाएगा और 2 यानी कि 1 बचेगा। 1 1 1 -1 2 1 2 और यहाँ से 1 1 1 -1 इक्वल टू बी। अब यहाँ से हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है और कुछ नहीं करना है। ये तो 1/2 हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें करेंगे और इसकी इसमें करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3001। मल्टीप्लाई आपको आती होगी, पहले इसकी इसमें दोनों को एक बना लोगे मैट्रिक्स, फिर उसकी इसमें करोगे तो ये हमारा सॉल्यूशंस आ जाएगा। यानी कि बी मैट्रिक्स जो है वो हमारा 1/2 आप रखो या मत रखो, क्योंकि आइगन वेक्टर्स इनफाइनाइट होते हैं। सो दैट बी मैट्रिक्स आपकी क्या रिप्रेजेंट करेगी, 3001। अब ऑप्शंस में देखते हैं क्या ये है हमारा 3001, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। कितना इजी क्वेश्चन था, आपको बस सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज़ करना था, क्योंकि एक मैट्रिक्स गिवन थी, दूसरी बनानी थी, तो यही फॉर्मूला यूज़ करना है। उसमें आपको न्यू वेक्टर्स भी दिए हुए हैं और उनको बस फॉर्मूले में पी इनवर्स निकाल कर फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करके न्यू मैट्रिक्स निकाल ली। इफ़ अगर हमें ये न्यू वेक्टर्स ना दिए हुए होते, बस सिमिलरली इतना क्वेश्चन होता स्पेंड बाय 1001 देन द न्यू मैट्रिक्स रिप्रेजेंट, तब हम कैसे करते। सो दैट ये तो हो गया हमारे क्वेश्चंस के हिसाब से, लेकिन अगर हमें वेक्टर्स ना गिवन होते तब हम क्या करते। हमें बस एक मैट्रिक्स दी हुई है 2 1 1 2 की, इससे हमें न्यू मैट्रिक्स बनानी है ट्रांसफॉर्म करके। तब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब हमें कैसे करना है, पहले हम इसके निकालेंगे आइगन वैल्यूज़। आइगन वैल्यूज़ के लिए a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 का ही यूज़ करेंगे। इससे हमारी निकल जाएगी a 2 माइनस लैम्डा 1 1 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू +-1 स्क्वायर है तो +-1। अब लैम्डा की वैल्यू जब प्लस रखेंगे तो 3, माइनस रखेंगे तो 1 आ गई, यानी कि लैम्डा की 2 वैल्यू आ गई आइगन वैल्यूज़, एक तो 3 होगी और एक 1 होगी। अब आपको इसी से देख के क्वेश्चंस में पता लगा लेना है कि आइगन वैल्यूज़ जो होती है वो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ 3 1 है, यहाँ भी 3 1 है, 3 1 है, 2 2 है, तो यानी कि 4 तो नहीं आएगा, 2 2 नहीं आएगी। आइगन वैल्यूज़ होनी चाहिए या तो 3 ऊपर हो या नीचे हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन 3 और 1 होना चाहिए। सो दैट 1 ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया, ये तो नहीं है, इन तीनों में से एक है। अब आगे सॉल्व करेंगे, आपको पता चली होगी आइगन वैल्यूज़ से हम क्या पता लगा सकते हैं कि हमारे जो आइगन वैल्यूज़ है वो डायगोनल एलिमेंट होंगे। यहाँ हमने लैम्डा डिफाइंड कर लिया है। अब हमें निकालनी है पी, हमें P1 नहीं है, P गिवन नहीं है, बस क्वेश्चंस में A गिवन है और हमें न्यू मैट्रिक्स बना के दिखानी है। तो उससे कैसे दिखाएंगे, अब हम फाइंड करेंगे P कैसे फाइंड करते हैं। P के लिए हमें करना पड़ेगा, P बराबर होता है आइगन वेक्टर। 2 आइगन वेक्टर्स होते हैं कोई से भी, यहाँ पर हमारे क्या है वेक्टर्स 1 और वेक्टर्स 2, क्योंकि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो 2 वेक्टर हमें चाहिए। वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले लैम्डा बराबर 3 के लिए फाइंड आउट करेंगे। वेक्टर्स हमारी आइगन वैल्यूज़ की हेल्प से ही निकालते हैं। a माइनस लैम्डा आई x इक्वल टू 0, ये हमारा फॉर्मूला होता है आइगन वेक्टर निकालने का। सो दैट a की वैल्यू हमारी हुई 2 1 1 2 माइनस के लैम्डा आई, लैम्डा की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 3,
यानी कि यहाँ 3 0 0 3 और बाहर हमारा है x इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम माइनस कर लेंगे तो माइनस का 1, यहाँ 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर माइनस का 1। ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। x की जगह हम रखेंगे x y इक्वल टू 0। ये हमारा बन चुका है। अब यहाँ से हमें x y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो माइनस के x प्लस के y इक्वल टू 0 प्लस के x माइनस के y इक्वल टू 0। यानी कि दोनों स्टेटमेंट हमारे सेम आ रहे हैं, तो x बराबर क्या है, y है। जो x की वैल्यू होगी y की वैल्यू होगी। अब हमने मान लिया है x हमारा 1 है, कुछ भी मान सकते हो, 1 2 3 कुछ भी मान सकते हो, बाहर आइगन वैल्यूज फाइंड हो जाएगी। x बराबर 1 रखा तो y भी 1 आ गया। x और y की जगह हमारी क्या मैट्रिक्स आ गई, 1 1 आ गई। ये क्या होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, जिसमें मैट्रिक्स इक्वेशंस हमारी सेम आ जाती है। उसको हम आगे भी करेंगे कि ट्रिवियल सॉल्यूशंस क्या होता है, लॉन्ग में करेंगे उसको। अभी आप इतना देख सकते हो, एक मैट्रिक्स को सॉल्व किया, x y आ गया, यानी कि जितनी वैल्यू x की होगी उतनी ही y की होगी। चाहे आप 2 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 8 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। 1 1 इसीलिए रखा, इजी पड़ जाएगा। अब हम ये तो हमने लैम्डा बराबर 3 के लिए निकाला था, 4 लैम्डा बराबर 3, यानी कि फर्स्ट वेक्टर हमें मिल गए हैं। अब हम निकालेंगे सेकेंड वेक्टर। सेकेंड वेक्टर लैम्डा बराबर 1 पर लिख लेंगे। लैम्डा बराबर 1 पर हमारे सेकेंड वेक्टर निकलेंगे, तो वही रखना है a माइनस लैम्डा आई x इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 2 1 1 2, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर 1 है और 1 0 0 1, और यहाँ से हमारा बाहर x y इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1 और 1, यहाँ से 1 माइनस 1 0, यहाँ से 1 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1। ये हमें गिवन है। सेकेंड हमारी इक्वेशंस क्या आई, 1 1 1 आई और यहाँ पर x y इक्वल टू 0। अब हमने क्या करा, इसकी इसमें करी तो हमारे सेम आ गई। फिर से हम क्या लगाएंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन लगाएंगे। x बराबर माइनस वाई, यानी कि x की वैल्यू अगर 1 होगी तो y की वैल्यू -1 हो गई। बस यही दिखाता है। आप चाहे तो कुछ भी रख सकते हो, यहाँ 5 रख सकते हो, यहाँ -5 रख सकते हो, एज यू विश। सॉल्यूशन आपका सेम ही आना है, क्योंकि आइगन वेक्टर जो होते हैं हमारे इनफाइनाइट होते हैं किसी भी आइगन वैल्यूज के लिए। लैम्डा 1 के लिए इनफाइनाइट आइगन वेक्टर है, तो आप जोन सा भी रखोगे सॉल्यूशन आपका सेम ही आना है। 1 इसीलिए रखते हैं क्योंकि क्वेश्चन इजीली फाइंड आउट हो जाता है। अब हमारे 2 वेक्टर आ गए। P बराबर क्या होता है, फर्स्ट आइगन वेक्टर। फर्स्ट आइगन वेक्टर से हमारा आया था 1 1। सेकेंड आइगन वेक्टर हमारा है 1 -1। 1 पर रखा है तो सेम ही आया। देखो अब आपको क्वेश्चंस में जो गिवन थे वो यही आइगन वेक्टर गिवन थे, 1 1 और 1 -1। 1/√2 आप रखो या मत रखो, यानी कि इसने यहाँ पर 1 x की जगह क्या रखा था, 1/√2 रखा था। यहाँ पर हमने x बराबर 1 रखा है ना, तो इसने क्वेश्चंस में जो गिवन है 1/√2 रखा था, लेकिन इनफाइनाइट होते तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमारा p कैसे निकला, हमने दोनों आइगन वेक्टर निकाले और p निकाल दिया। इसी से हम p इनवर्स निकाल देंगे, और p इनवर्स निकालने के बाद p इनवर्स a p रखेंगे, यानी कि इस वाले की वैल्यू a की वैल्यू और p की वैल्यू, यहाँ से हमारा भी फाइंड आउट हो जाएगा। इसको भी हम फाइंड करके देखेंगे ताकि आपको पता चले कि एक ही मैट्रिक्स गिवन हो उससे हम तीनों चीज़ निकाल सकते हैं, p इनवर्स और p। वरना जो क्वेश्चन आया हुआ है वो बहुत इजी है, उसमें सब चीज़ दी थी, बस आपको b निकालना था। p भी गिवन था, a भी गिवन था, p इनवर्स आप निकाल ही लेते हो। अब यहाँ से p इनवर्स निकालेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट कितना आएगा, -1 और -1, यानी कि -2 डिटर्मिनेंट आ रहा है। फिर यहाँ से क्या करते हैं, कंडीशन चेंज कर देते हैं। ये इसको यहाँ ले गए -1, इसको यहाँ लिया और यहाँ -1 यहाँ -1। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो p इनवर्स हमारा आ जाएगा 1/2 1 1 1 माइनस करना है। इस इक्वेशंस में पुट करना है 1/2 1 1 1 -1। a की वैल्यू है 2 1 1 2 और p की वैल्यू है 1 1 1 -1 इक्वल टू b। सो दैट आपका फिर से वही आया 3 0 0 1। आप इसी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, लेंथली हो जाएगी वीडियो। सो दैट
यहाँ से हमने पी इनवर्स की वैल्यू रखी, ए की वैल्यू रखी, पी की वैल्यू रखी इक्वल टू पी, और यहाँ से इनकी पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, और ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। सो दैट यही सॉल्यूशन हमारा पहले आया था, लेकिन हमने जो वेक्टर गिवन थे वो रखे थे। आप चाहे तो वेक्टर गिवन हो ना हो, आप बस मैट्रिक्स देखो, उसी से तीनों चीज़ फाइंड आउट करो और सॉल्यूशंस आपका इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, जो बिल्कुल करेक्ट होगा। सो दैट आपको अगर गिवन है वेक्टर तब भी आप सॉल्व आउट कर सकते हो, नहीं गिवन है तब भी आपको बता दिया किस टाइप से निकालना है। इसी क्वेश्चंस में पूरा सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब हम करते हैं डायगोनलाइजेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स। वो भी सेम इसी टाइप से होता है, वो थोड़ा और इजी सॉल्यूशंस है न्यू मैट्रिक्स बनाने के लिए, वो भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए ही है जो हमारा डायगोनलाइजेशंस है। सेशन ऑफ अ मैट्रिक्स अब इस इक्वेशंस में क्या कहता है ये, पी इनवर्स ए पी इक्वल टू डी, ये हमारी क्वेश्चंस की स्टेटमेंट है डायगोनलाइजेशंस की कि पी इनवर्स ए पी इक्वल टू डी। अब ये डी क्यों है, यानी कि कोई भी हमारी एक मैट्रिक्स है, उसमें हमने आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट कर लिए, पी बना लिया। अब वो किसके इक्वल आनी चाहिए, डायगोनलाइजेशन के। जैसे हमारा क्वेश्चन था उसमें डायगोनलाइजेशन से ही रिलेटिव था, लेकिन क्वेश्चंस में कहेगा नहीं, वो हम खुद ही करते हैं डायगोनलाइज। तो आपको पहले क्या देखना है कि कोई मैट्रिक्स अगर डायगोनलाइज हो रही है, जैसे कि इस क्वेश्चंस में थी, इस क्वेश्चंस में हमारी कैसी मैट्रिक्स बन गई, डायगोनलाइज 3 0 0 1, यानी कि उसके जो हमारे डायगोनल पार्ट पर होंगे, डायगोनल एलिमेंट हमारे आइगन वैल्यूज को शो करेंगे। कोई भी ये मैट्रिक्स है वो किस में डायगोनलाइज हो रही है, डायगोनल एलिमेंट में डायगोनलाइज हो रही है। सो दैट ये एग्जांपल हमारा डायगोनलाइजेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स का भी है। उसके लिए आपको सिर्फ ये देखना होता है कि मैट्रिक्स हमारी डायगोनलाइज हो रही है, ये क्वेश्चंस में यूज़ कब होगी। आपको कुछ नहीं देखना, अगर डायगोनलाइजेशंस हो रहा है तब भी नहीं, आप सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस लगाओ, उसी से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये क्यों यूज़ की जाती है, क्योंकि पावर्स में अभी आपको बताएंगे क्यों यूज़ की जाती है। पहले हम इसको देखते हैं कहता क्या है। जो हमारा डी है, डी में कितनी भी मैट्रिक्स हो सकती है, कितने भी ऑर्डर की हो सकती है, तो यहाँ लैम्डा 1 शो करेगा 0 0, या लैम्डा 2 शो करेगा या 0, यहाँ 0 लैम्डा 3 शो करेगा। बस यही कहती है डायगोनलाइजेशंस ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं और वो डायगोनलाइज्ड हो रही है, तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो आइगन वैल्यूज़ को शो करेंगे। बस इतना ही हमारी ये मैट्रिक्स कहती है। इफ़ ये हमारी कोई एक्सिस है, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो। अभी इसके आइगन वेक्टर यहाँ पर, दूसरा आइगन वेक्टर यहाँ, तीसरा आइगन वेक्टर एक ही एक्सिस में आ रहा है, तीसरा आइगन वेक्टर हमारा एक ही एक्सिस में भी आ सकता है। सो दैट पी हमारी कैसे निकलेगी, E1 E2 E3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे तीनों ही वेक्टर अगर अलग अलग प्लेन में हो, एक प्लेन में भी सारे वेक्टर्स हो सकते हैं और इनफाइनाइट वेक्टर को शो करते हैं। सो दैट अगर हमें क्वेश्चंस में ये कहे, अगर कोई क्वेश्चंस हमें गिवन है, यानी कि D10 निकालने के लिए कहे, क्वेश्चंस में हमें मैट्रिक्स दे दी, डायगोनलाइज भी दे दिया, इसकी मैट्रिक्स भी शो कर दी, लेकिन D10 कहा, अब हम उसकी मल्टीप्लाई करते करते तो थक जाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा जो हमारी आइगन वैल्यूज़ होगी उसकी पावर 10, लैम्डा 2 की पावर 10, लैम्डा 3 की पावर 10, बस इसीलिए डायगोनलाइजेशंस मैट्रिक्स का यूज़ किया जाता है। और ये भी आपको क्वेश्चंस में गिवन होती है, बस ऐसे क्वेश्चंस पूछने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं जिसमें हमारी पावर्स में आ जाता है। पहले हम डायगोनलाइजेशंस ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चंस करते हैं जो कि जेस्ट में आया हुआ है, जेस्ट 2017 में आया हुआ है। अगर आप नेट की प्रिपरेशंस कर रहे हो, जेस्ट, गेट और सेट, इन तीनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना मिलते जुलते ही आते हैं कि वही क्वेश्चंस के टॉपिक्स पे जेस्ट में क्वेश्चंस पूछा गया था तो वही नेट में पूछ लेते हैं। तो आपको इन तीनों के ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस करनी है। नेट जो इन चारों में सबसे हार्ड सिलेबस नेट का होता है। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो आप इजीली इन तीनों पेपर को दे सकते हो। सो दैट जेस्ट का 2017 का क्वेश्चन हमारा है, ए हमें मैट्रिक्स से दी है 1 0 0 11, ये हमारी मैट्रिक्स है। एम मैट्रिक्स दी है हमें 10 3i -3i और 2,
ये हमें दे दी दो मैट्रिक्स, द ट्रांसफॉर्मेशंस दिया है, यानी कि या तो डायगोनलाइजेशंस होगा या सिमिलैरिटी होगा। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एम टू ए, यानी कि एम मैट्रिक्स से किस में हो रहा है, ए में हो रहा है, एम टू ए कैन बी परफॉर्म बाय। अब क्वेश्चंस को पहले पहचानो, क्वेश्चंस कहना क्या चाहता है। पहले इसके गिवन ऑप्शंस दे देते हैं, ऑप्शन से काफ़ी ज़्यादा समझ में आ जाता है कि इनमें से एक हमारा आंसर होगा। पहले ऑप्शंस लिख देते हैं, उसके बाद इसको समझाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस है, बस आज इसमें एक ही चीज़ फाइंड आउट करनी है, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स आपको गिवन है। 1/√9, 1 - 3i और 1, ये हमारे 4 ऑप्शंस हो गए। अब आप सबसे पहले ये देखो, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी कि डायगोनलाइजेशंस हो रहा है। आपको ये नहीं बताना कि डायगोनलाइजेशंस हो रहा है या सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, दोनों सेम ही होते हैं। बस डायगोनलाइजेशंस में आपका सॉल्यूशन डायगोनल पर आता है और सिमिलैरिटी में आपका सॉल्यूशन चारों एलिमेंट हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये आपको ए मैट्रिक्स दी है और ये एम मैट्रिक्स दिया है। हमारी एम मैट्रिक्स थी कोई, यानी कि जो हमारी मैट्रिक्स थी वो एम थी, और वो किस में ट्रांसफॉर्म हुई है, ए में हुई है, एम टू ए हुई है, यानी कि गिवन मैट्रिक्स हमारी ए एम हुई और जो हमें फाइंड आउट करनी थी वो ए हुई। दोनों ही मैट्रिक्स दी है। द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एम टू ए कैन बी परफॉर्म्ड, यानी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो तो गया, लेकिन किसकी वजह से हुआ, तो ट्रांसफॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, पी इनवर्स और P की वजह से। ये हमारी M मैट्रिक्स हो गई, P = A, ये हमारी स्टेटमेंट है क्वेश्चन के हिसाब से। P इनवर्स M हमारी मैट्रिक्स थी, P = A मैट्रिक्स बनकर आ गई है, ट्रांसफॉर्म A में हो गई है। सो दैट ये जो ट्रांसफॉर्म हुई है किसकी वजह से हुई है, तो परफॉर्म किसकी वजह से कर रही है, P की वजह से परफॉर्म कर रही है। तो आपको बस P ही निकालना, और P क्या होते हैं, हमारे वेक्टर्स होते हैं। कोई हमारी मैट्रिक्स है, उसके वेक्टर्स होते हैं हमारे P, उसको शो करते हैं। अब हम एम मैट्रिक्स से कितने ही तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। हमारी मैट्रिक्स है, इसके वेक्टर फाइंड आउट करके कर सकते हैं। और सेकंड हम क्या कर सकते हैं, इस मैट्रिक्स में इन वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो हम पहले फर्स्ट अपना अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आप ये देखो कि इनमें से सॉल्यूशन कौन कौन सा हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से क्या निकालेंगे, मॉड्यूलस। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर या 9, 1 और 9 10, यानी कि यहाँ 10 होना चाहिए, 9 नहीं होगा, यानी कि ये आपका नहीं होगा। ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा। फर्स्टली आप पहले एलिमिनेट करो क्वेश्चंस में से कौन कौन से नहीं है। अब आप देखो, ये जो होता है हमारा मॉड्यूलस होता है, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि यहाँ तो 10 होना चाहिए, यहाँ 9 दे रखा है, यहाँ भी 9 दे। सो दैट 2 हमारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए हैं, 2 को हम चेक करेंगे। इस क्वेश्चंस को करने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट जो है वो हमारा ये सॉल्यूशन है। इसमें हमारा फर्स्ट तरीका क्या है कि हमारा मैट्रिक्स गिवन है, एम हमारी मैट्रिक्स है, उसकी अगर हम आइगन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उस मैट्रिक्स की हम आइगन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा लैम्डा आता है, लैम्डा यानी कि आइगन वैल्यूज, और वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है, यानी कि आइगन वेक्टर वापस आ जाता है। अब पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। जो हमारी प्रॉपर्टीज से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन उसी से सॉल्व आउट हो जाते हैं। दिमाग ना काम करे एग्जाम में तो आप जो हमारा फॉर्मूला है, यानी कि जो बेसिक तरीका उससे सॉल्व आउट करो। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं जो कहती है Ax = λx, यही प्रॉपर्टी थी। तो x की जगह हमें वेक्टर मान लिए E1 E2 आइगन वेक्टर्स है ये हमारे। अब हमारी मैट्रिक्स क्या है, 10 3i - 3i2, और आइगन वेक्टर्स हम इसमें रख के देखेंगे। ये 2 तो हमारे ऑप्शंस कट हो गए, पहले इसको रख के देखो फिर इसको रख के देखो, जोन से में प्रूफ हो जाए, यानी कि यही ला कर देते वही हमारे आइगन वेक्टर्स होते हैं। सबसे पहले हमने रख के देखा 1 और 3i को, ये हमारा आइगन वेक्टर फर्स्ट है, तो 1 और 3i को रखा। सो दैट इसकी मल्टीप्लाई करी, यहाँ से 10 - 9 10 में 10 और ये -9 हो जाएगा, इसकी इसमें करने पर -3i + के 6i, यानी कि यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 और यहाँ से हो जाएगा 3i।
यानी कि वही आइगन वेक्टर आ रहे हैं। तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या होगी 1, और लैम्डा की वैल्यू हमारी एक आइगन वैल्यूज 1 आ रही है, यानी कि ये तो सही है। अब हम करेंगे सेकंड में चेक। ये हमारी मैट्रिक्स थी दोनों, हमने फर्स्ट आइगन वेक्टर्स लिए, अब सेकंड वाले लेंगे 3i/1। 3i/1 लेने पर यहाँ पर हो जाएगा 30i + 3i, और यहाँ हो जाएगा 9 + 2, यानी कि ये हो गया 33i, और यहाँ पर 11 कॉमन लिया बाहर, तो यहाँ से 3i और 1 बचा, यानी कि 3i और 1 ही आ रहा। तो आइगन वेक्टर इसका क्या है, आइगन वैल्यूज 11 है। वही हमारे क्वेश्चंस में दी थी 1 और 11, यहाँ पर हमारी आइगन वैल्यूज 1 है और यहाँ 11 है। सो दैट यही ऑप्शंस हमारा करेक्ट होगा। आपको लेकिन ये भी रख कर देखना है क्वेश्चंस में, अगर ये ऊपर होता तो हम पहले ये रखते हैं, यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि माइनस प्लस की गलती आएगी। सो दैट एक ही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, वो है हमारा फर्स्ट, क्योंकि इसमें किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई वेक्टर के साथ करने पर वही वेक्टर्स आ रहा है। तो एक तो ये हो गया हमारा तरीका करने का। एक सॉल्यूशन तो इस तरीके से कर सकते हैं, सेकंड सॉल्यूशन हम ऑर्थोनॉर्मल या ऑर्थोगोनल वेक्टर से कर सकते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का आइगन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर्स से भी कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड तरीका है, या सेकंड हमारा स्टेप्स कह सकते हैं, या सेकंड हमारी ट्रिक है। इसमें हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज करते हैं वेक्टर्स का। कोई भी हमारी मैट्रिक्स होती है उसके पहले वेक्टर्स का ट्रांसपोज और सेकंड वेक्टर एज इट इज, वो हमारा 0 के इक्वल आ जाता है, तो वही हमारा सही ऑप्शंस होता है। जैसे कि हमारी ऑप्शंस में 1 3i और 3i/1, एक ऑप्शन तो हमारा ये था और एक ऑप्शन हमारा ये था। जो 2 ऑप्शन हमारे बचे थे, 2 तो पहले ही एलिमिनेट हो गए थे। इसमें देखेंगे एक का ट्रांसपोज यानी कि 1 3i और यहाँ से 3i/1। अब 1 3i = 1 3i और प्लस के 3i। यहाँ पर क्वेश्चंस में माइनस कहीं नहीं है, पहले इसकी इसमें करी, और यहाँ पर जब हम इसका ट्रांसपोज नहीं डैगर लेंगे क्योंकि हमारी आइगन आई भी है, आई वाला यानी कि हर्मिशन है, हर्मिशन में डैगर लेते हैं तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा ट्रांसपोज लेने पर, डैगर लेने पर इसका, तो माइनस के 3i प्लस के 3i, यानी कि ये तो 0 के इक्वल आ रहा। सिमिलरली एक इसका डैगर लेंगे और इसको एज इट इज रखेंगे, तो इसका डैगर लेने पर ये प्लस की हो जाएगी, और यहाँ से आ जाएगा 3i और 11, 1 3 = 3i, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 33i। तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि ऑप्शन हमारा यही करेक्ट होगा। सेकंड तरीके से आप इस तरीके से पता लगा सकते हो कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप जो ये चारों ऑप्शन है इसको ऑर्थोगोनल देखो कि क्या वेक्टर्स का एक का ट्रांसपोज लेने पर और सेकंड को ऐसे ही करके मल्टीप्लाई करने पर 0 के इक्वल आ रहा, तो बस एक ही ऑप्शन में 0 के इक्वल आएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो सिंपल तरीका है जो हम करते आ रहे हैं वो कैसा है, सबसे पहले हमें मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स हमारी क्या है, m है, tan 3i -3i और 2, ये हमारी मैट्रिक्स गिवन है। इसके हम आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे। वैसे तो क्वेश्चंस में हमें आइगन वैल्यूज़ दी हुई हैं, इस दूसरी मैट्रिक्स से पता चलिए कि 1 और 11 हमारी आइगन वैल्यूज़ है, पर हम फाइंड आउट करके देख लेते हैं एक बार। तो m - λi = 0 से, तो tan - λ 2 - λ और यहाँ से माइनस के 9 = 0, सो दैट इनके मल्टीप्लाई करेंगे। 10 2 = 20 माइनस के 10 लैम्डा माइनस के 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -9 = 0। यहाँ से हमारा हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस के 12 लैम्डा प्लस 11 = 0। यहाँ से हम इसके फैक्टर्स करेंगे, 11 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा प्लस 11 = 0। ये बच्चों का काम है, 5th 6th क्लास से आप करते आ रहे हो। लैम्डा -11 और लैम्डा -1 ये हमारे फैक्टर्स बने, तो लैम्डा की वैल्यू 1 और 11 ही है, और यही हमारी दूसरी मैट्रिक्स में थी। सो दैट हमने एक बार कंफर्म कर लिया कि हमारी यही मैट्रिक्स आइगन वैल्यूज़ आ रही है 1 और 11। अब हम इसको क्या करेंगे, फॉर लैम्डा बराबर 1 के लिए, फॉर लैम्डा बराबर 1 के लिए वेक्टर्स निकालेंगे। लैम्डा बराबर 1 के लिए कैसे, a - λi x = 0, यही तो होता है आइगन वेक्टर्स निकालने का फॉर्मूला। अब a की वैल्यू 10 3i - 3i 2 और लैम्डा की वैल्यू हमने 1 रखी है, और 1 0 0 1 और यहाँ से पूरे में x y, यही तो है हमारा = 0। अब इसको माइनस करके हमारी
जो कंडीशंस आएगी वो आएगी 9 और यहाँ से आ जाएगा हमारा 3i और यहाँ से माइनस के 3i और इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 1 और ये हो गया हमारा x और y इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें रिलेशंस बनाने हैं दोनों, तो यहाँ से 9x प्लस 3iy इक्वल टू 0 माइनस के 3ix प्लस के y इक्वल टू 0। आप इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ पर क्या करेंगे हम 3i की मल्टीप्लाई करके हमारी जो इक्वेशंस बन के आएगी वो हमारी आ जाएगी इस टाइप से आ जाएगी 9x प्लस 3iy। तो एज इट इज़ हमने नीचे वाली इक्वेशंस में 3i से मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया हमारा ये, यानी कि दोनों सेम आ रहे हैं। ट्रिवियल सॉल्यूशन लगाओ, एक इक्वेशंस ले लो कोई सी भी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 3 कॉमन लिया तो 3x प्लस iy इक्वल टू 0। अब यहाँ से x इज इक्वल्स टू माइनस iy और 3x इज इक्वल्स टू माइनस iy के बराबर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे एक कुछ भी मान लेते हैं, x बराबर 1 ले लिया। 1 क्यों ले लिया, सॉल्यूशन इजी हो जाता। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, y की वैल्यू हमारी आ जाएगी इधर रखने पर y बराबर आ जाएगा iy माइनस के 3। ये हो गया, यानी कि y बराबर इसको i को यहाँ से हटा के यहाँ ले जाएंगे, यानी कि i से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 3i। x की वैल्यू हमारी 1 और y की वैल्यू 3i। ये हमारा फर्स्ट आइगन वेक्टर है। अब आप सॉल्यूशन में देखो फर्स्ट आइगन वेक्टर 1/3i 1/3i, माइनस वाला तो नहीं है, सो दैट इन दोनों में से एक आंसर है। अब यहाँ पर मॉड्यूलस 9 आ रहा है और आना चाहिए 10, तो यही आपको ऑप्शन से फर्स्ट आइगन वेक्टर से ही आपको पता चल गया। अब हम सेकेंड आइगन वेक्टर्स भी निकाल कर देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत तरीके से सॉल्यूशन हो जाता है, पर आपका दिमाग जिस सॉल्यूशन पे जाए उसको करना स्टार्ट करो, सॉल्यूशन आ जाएगा। ना आपको ध्यान है कि हम आइगन वेक्टर्स की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई वेक्टर्स के साथ कर कर हम निकाल सकते हैं सॉल्यूशन, या ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। आप बेसिक से करना चाहते हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज़ दी हुई हैं या हमारी ये आइगन वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हो। ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करता, वो तो यहाँ पर बिल्कुल बच्चों की तरह सॉल्व करा जा रहा है, इसीलिए टाइम लग रहा है, वरना बहुत ईजी सॉल्यूशन है, ये यहीं सोल्व आउट हो जाता। यहीं पता चल जाता है कि x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 3i आ रही है। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे लैम्डा बराबर 11 के लिए आइगन वेक्टर्स, हम आइगन वैल्यूज़ हमारी लैम्डा बराबर 11 है, सो दैट इसके लिए भी हम इसी टाइप से निकालेंगे। तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशंस बन के आएगी a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0, इससे हमारी आ जाएगी माइनस के 1 3i माइनस 3i माइनस 9 और यहाँ से हमारे एक्स वाई इक्वल टू 0। यहाँ भी हमारी सेम ही इक्वेशंस बनेंगी 3i इक्वल टू 0 माइनस के 3ix माइनस 9y इक्वल टू 0। अब इसमें भी हम क्या करेंगे 3i से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली में, तो माइनस के 3ix प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर हो जाएगा 9y इक्वल टू 0 माइनस के 3ix माइनस के 9y इक्वल टू 0। अब आप देखो आई वाले फैक्टर्स में आपको आंसर लाना हो तो आप y की वैल्यू रख दो। अब पहले इसको ऐसे लिख देते हैं 3ix इक्वल टू यहाँ से 3y, वो भी माइनस का बचेगा, यहाँ पर ये माइनस को हो जाएगा ना इज इक्वल टू में इधर जाके, ये हम इधर ले गए 3 को तो 3ix बचा। अब यहाँ से 9 था, 3 कैंसिल आउट तो माइनस के ix इज इक्वल्स टू 3y, ये हमारी कंडीशंस बची। अब हम इसमें y की वैल्यू भी रख सकते हैं, x की वैल्यू भी। आपने पहले किस में रखी, जिसमें हमारी इमेजनरी नहीं थी यानी कि i नहीं था उसकी रखी, इसमें भी आप y की भी रख सकते हो। y बराबर 1 रखने पर x हमारा क्या आ जाएगा, y बराबर 1 रखा हमने तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस के यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू 3 इंटू 1 रखेंगे तो आई को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ से हमारी जो सोल आउट होकर आएगी एक्स बराबर 3i आ जाएगा प्लस का। क्यों आ जाएगा, क्योंकि माइनस के आई एक्स इज इक्वल्स टू 3, आई को नीचे ले जाएंगे और आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसीलिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से 3i। तो सेकंड वेक्टर्स हमारे क्या बना 3i और 1।
ये हमारे सेकंड वेक्टर है, दोनों को एक जगह रखो, 1 3i और 3i 1, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो दैट कितना इजी क्वेश्चन था, 3 तरीके से करके दिखा दिया आपको। जिसमें भी आपका दिमाग कहे कि मुझे तो इस तरीके से करना है एग्जाम में, आप उसी को पकड़ लो और उसी से सोल्व आउट करो। लेकिन सबसे इजी तरीका होता है जो हमारा बेसिक तरीका है, क्योंकि जो हम इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये भूल जाते हैं कि क्या ऐसी कंडीशंस लगा सकते हैं एग्जाम में, ज़्यादातर दिमाग घूम जाता है। तो आप बेसिक को भी पकड़ के रखो ताकि आप उस क्वेश्चंस को अटेंड करो। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 5-5 मार्क्स में पूछे गए और बहुत इजी हैं, बेसिक है, जो आप MSc BSc में पढ़ के आए हो उसी से रिलेटिव हैं। सो दैट ये था हमारा डायगोनलाइजेशंस ऑफ द मैट्रिक्स और सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस पर बेस्ड क्वेश्चंस। अब हम करते हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स का क्वेश्चन अब तो आता नहीं है, पहले क्वेश्चन पूछा जाता था। तो ये जो हमारा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स टॉपिक है, ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, इसकी प्रोबेबिलिटी कम आती है, पर अगर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपको छोड़ना नहीं है, बस इतना कर लेना है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स में। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज द मिनिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम। अब पहले इसके एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। कोई भी मैट्रिक्स है, 1 1 1 ये है, यहाँ 2 2 2 है, यहाँ 4 9 8 है, ये है। अब इसकी रैंक बतानी है आपको। रैंक कैसे बताएंगे? अब देखो ये दोनों में कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशंस है, इंडिपेंडेंट नहीं है ये एक दूसरे पर डिपेंड करिए। अगर मैं फर्स्ट रो में 2 की मल्टीप्लाई करूँ सेम हो जाएगा और माइनस करूँ तो 0 हो जाएगा, यानी कि इनमें से एक रो एक दूसरे पर डिपेंड है। तो हम सेकंड रो को मान लेते हैं ये डिपेंडेंट है, ये फर्स्ट रो पर डिपेंड कर रही है, तो ये हमारी रैंक में काउंट नहीं होती है। ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि 1 की 4 में करेंगे तब भी कुछ नहीं, 1 की यहाँ पर सब में 4 में होगी, तो ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, तो ये हमारी इंडिपेंडेंट है। और फर्स्ट वाली भी हमारी इंडिपेंडेंट है। तो जो रो है या कॉलम है, चाहे आप कॉलम में भी ले सकते हो, 2 रो जो है हमारी इंडिपेंडेंट है और एक रो हमारी डिपेंडेंट, तो इसकी रैंक होगी हमारी 2। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होगी 2, क्योंकि एक तो हमारी डिपेंडेंट आ रही है। अगर कोई मैट्रिक्स का रो या कॉलम किसी दूसरी मैट्रिक्स के रो और कॉलम पर डिपेंड करे, उसमें कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, एडिशंस करने पर वो एक दूसरे को काट दे, तो वो हमारी रैंक में से आउट हो जाती है, ऑर्डर में से आउट हो जाती है। तो ये हमारी कहलाएगी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 2। इसकी रैंक कहलाएगी हमारी 2। सो दैट अगर हमारी n इंटू n की मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ रहा है, पहले हमें मैट्रिक्स दी है, उसका हमने डिटर्मिनेंट लिखा रहा, तो इसकी रैंक अगर 3 होगी तो उससे कम आएगी, यानी कि जितने ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स होगी उससे कम ही आएगी हमेशा, लेस देन n। और अगर यही मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो रैंक जो होगी वो हमारी n ऑर्डर की ही होगी, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हमारी n ही होगी। इसको हम किस तरीके से समझेंगे, जैसे कि हमारा एक एग्जांपल है, क्वेश्चन है m बराबर 1 2 3 4 5 6, ये हमारी मैट्रिक्स है। अब इसमें देखो 1 4 पर डिपेंड, पहली मैट्रिक्स में किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाली मैट्रिक्स नहीं आएगी, नहीं आ रही, ये हमारी R1 हो गई, ये हमारी R2 हो गई। इसमें रो तो 2 हो गए, लेकिन कॉलम कितने हैं? 3 है। तो अब इसकी मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी? तो उसके लिए आपको क्या करना है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स किसके मिनिमम रो एंड कॉलम, यहाँ रो लिखो और यहाँ कॉलम लिखो। इनमें से अगर रो कम है या कॉलम कम है, दोनों में से एक रखो। अब देखो पहले आप इसमें से ये देखो कौन सी कम है, रो कम है या कॉलम कम है? रो कम है। रो कितनी है? तो 2। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हमारी 2 होगी, यानी कि जितनी हमारी रो और कॉलम में दोनों में कोई भी एक कम है तो उसकी मैट्रिक्स की रैंक उतनी ही आएगी। अगर हमारा कॉलम 2 होता और
रो हमारी 3 होती तो हमारी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 2 आती। सो दैट ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अंडर रो एंड कॉलम, यानी कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स रो और कॉलम पर डिपेंड करेगी, लेकिन मिनिमम, अगर मिनिमम रो है तो रैंक उसकी वही होगी जितनी रो होंगी, और मिनिमम कॉलम है तो रैंक उसकी वही होगी जितने कॉलम है। आई होप आपको ये जो स्टेटमेंट है या ये जो प्रॉपर्टी है ये समझ में आई होगी। अब हम करते हैं एक और क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आया हुआ है। एक मैट्रिक्स दी हुई है हमें 1 2 3 2 5 7 3 1 2, और इसकी हमें रैंक निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। ये हमारी डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल आया तो रैंक कम होगी, जैसे कि 3 ऑर्डर की है तो 2 होगी, और अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तो रैंक जितने ऑर्डर की होगी मैट्रिक्स उतनी ही आएगी। अब पहले आप ये देखो, ये एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है, किसी भी तरीके से एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो इसकी रैंक कितनी है, 3 है। हमें देखते ही पता चल गया कि अगर हम ऊपर इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या नीचे वाली बन जाएगी, नहीं बनेगी। इस वाले में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं बनेगी। सो दैट इसकी रैंक कितनी है, 3 है। हमें देखते ही पता चल गई। लेकिन आप कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा होता है बन नहीं हो लेकिन दिखती नहीं है, तो आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट वाले का निकाला, एज इट इज 10 - 7, यहाँ माने यहाँ -2 लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 - 3 × 21, और यहाँ प्लस के 3 लिया तो यहाँ ये 2 और -15। अब ये इसको सॉल्व करेंगे 3, और यहाँ पर हमारी हो जाएगी 34, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 13 3 × 39 और माइनस की, यानी कि माइनस के 2 आया, नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं है। जब हमारी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए तो रैंक उसकी, जो ऑर्डर हमारा मैट्रिक्स का कितना ऑर्डर है, 3 है, तो रैंक भी 3 ही होगी। ये है रैंक निकालने का तरीका, बहुत इजी है। कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है, वरना रैंक की इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं है। सो दैट आपको रैंक ऑफ द मैट्रिक्स पता चला होगा कि रैंक कैसे निकालते हैं। इंडिपेंडेंट होगा तो हमारी मैट्रिक्स की रैंक उतनी ही आएगी, और किसी भी तरीके से अगर डिपेंड हो रहा, माइनस प्लस मल्टीप्लाई करके, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी और रैंक हमारी कम हो जाएगी। अब हम इसकी एक दो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैंक, रैंक की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स है, यानी कि 0 0 है तो उसकी रैंक भी कितनी होगी, 0 होगी। ये नहीं कि 0 0 4 ऑर्डर का है तो 4 रैंक हो जाएगी, उसकी मैट्रिक्स की रैंक 0 ही आएगी। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, रैंक ऑफ ए इज़ मिनिमम रो और कॉलम। अगर रो कम है तो रो, कॉलम कम है तो कॉलम उसके इक्वल आएगी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, डिटर्मिनेंट ऑफ एक इक्वल टू 0, सो दैट रैंक ऑफ द मैट्रिक्स लेस देन एन और इक्वल टू 0। यहाँ पर इक्वल टू 0 आएगा और यहाँ नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो रैंक हमारी n होगी। ये कहना चाहता है, यहाँ पर इक्वल टू 0 है। हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी कहती है, एनी मैट्रिक्स 0 रो, किसी मैट्रिक्स का 0 पूरा रो हो रहा है या कॉलम में पूरे 0 0 हैं, तो वो हमारे इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, डज नॉट काउंट एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट रो और कॉलम किस टाइप से, जैसे कि कोई हमारी मैट्रिक्स है 0 0 0 4 3 5 8 7 3, ये हमारी मैट्रिक्स है, तो इसकी रैंक कितनी कहलाएगी, 2। क्यों, क्योंकि एक हमारी पूरी रो 0 0 हो गई है। सो दैट अगर हमारी कोई भी मैट्रिक्स की रो या कॉलम 0 हो जाए तो हम उसको इंडिपेंडेंट में काउंट नहीं करते, डिपेंडेंट में काउंट करते हैं। तो ये हमारी 0 0 हो जाएगी, और ये हमारी मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 2 कहलाएगी। ये हमारा था रैंक ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट। इतना ही आता है, बस इतना भी आप कर लोगे वो भी बहुत है, वरना रैंक ऑफ मैट्रिक्स
ये नहीं पूछी जाती है एग्ज़ाम में, काफ़ी टाइम से बंद हो चुकी है। ये इजी टॉपिक्स था, इसीलिए इसको अब क्वेश्चंस में नहीं देखा जाता है। सो दैट ये थे हमारे मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस और हमारी कुछ स्टेटमेंट। अब हमारी मैट्रिक्स कंप्लीट हो चुकी है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस मैट्रिक्स से आए हुए हैं वो करेंगे, और फिर हम एक नया टॉपिक्स कॉम्प्लेक्स या अदर कुछ स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और आप प्रीवियस ईयर के मैट्रिक्स के क्वेश्चंस सोल्व आउट करने की कोशिश करोगे तो बहुत ईजीली इन्हीं 3-4 लेक्चर से सोल्व आउट हो जाएंगे। सो दैट कल की वीडियो में हम करेंगे बहुत सारे मैट्रिक्स के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के।